Hello friends, good morning. So today advanced power electronics is my second lecture. Yesterday I have started new chapter fact devices. So some introduction about fact devices, reactive power compensation. So here reactive power is one type of wattless component in our system. So voltage and current are not in phase, so some disturbance harmonics are created in our system, so are reduced or compensation by different types of device like FCTCR, TCR, Statcom, TCS. some kindly are used with our system. सो हमारे पास इस तरह के डिवाइस होते हैं, तो हम रिएक्टिव पावर का क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या उसका यूज़ करके हम डिस्टर्बेंस का रिड्यूस कर सकते हैं. सो हम यहाँ पर पढ़े थे कि रिएक्टिव पावर होता क्या है. कि रिएक्टिव पावर होता है Q इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाइव. सो फाइव होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का वो एंगल डिफाइन करता है. सो एंगल डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, फाइव. सो जितना फाइव हमारा ज़्यादा बड़ा होगा उतना हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा. कम होगा मीन्स के नियर बाय वन नहीं होगा. हमारा पावर फैक्टर क्या है, जितना हमारा वन के पास रहता है उतना हमारा पावर फैक्टर अच्छा रहता है. लेकिन सम काइंड ऑफ पावर इज़ सम काइंड ऑफ पावर. सो रिएक्टिव पावर हमारा जितना ज़्यादा होगा इतना हीट लॉसेस बढ़ेगा और पॉसिबिलिटी टू ब्लैकआउट इन ट्रांसमिशन लाइन. जो हीट बढ़ेगी तो ब्लैकआउट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो कंपनसेशन ऑफ रिएक्टिव पावर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव पावर एज वेल एज इकोनॉमिक्स. अच्छा, मैंने आगे बताया था कि जितना रिएक्टिव पावर आपका मेंटेन होगा उतना अपनी लाइन के लिए, सिस्टम के लिए अच्छी बात है. वरना बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर आपका घट जाएगा. घट जाएगा मीन्स बिल नियर बाय वन नहीं होगा, 0.65 होगा. तो इस तरह का पावर फैक्टर आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपका there are some disturbance in our transmission line. So power demand can be efficiently supplied by compensation of reactive power. The reactive power compensation at constant voltage along transmission line. So voltage हमारा क्या होगा, हम कांस्टेंट रहेगा रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के ज़रिए. ओके. देन आफ्टर आता है फ्लो ऑफ पावर इन एसी ट्रांसमिशन एंड कन्वेंशनल कंट्रोल मैकेनिज्म. ओके, फ्लो ऑफ पावर इन एसी सिस्टम. ओके, तो हमारे इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसमिशन लाइन का. ए वी एस है मीन्स सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड वी आर इज़ द रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज. ओके, तो इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि जे एक्स बाई टू एंड जे एक्स बाई टू मीन्स एक्स मीन्स रिएक्टेंस. रिएक्टेंस क्या होता है कि रिएक्टेंस होता है कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव को, क्योंकि दो लाइन जाती है तो दो लाइन के बीच में कैपेसिटेंस होगा, दो लाइन के बीच इंडक्टेंस होगा. तो हमने यहाँ दर्शाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दर्शाया हुआ है. सम आप दूसरी कोई इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे तो यहाँ पर इंडक्टेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस उसने दर्शाया नहीं है. सो रेजिस्टेंस नहीं दर्शाया है मीन्स यहाँ पर इंडक्टेंस और रिएक्टेंस ही दर्शाया है. रिएक्टेंस वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ही होगा. ओके, सो हियर वी एस इज सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड वी आर इज रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज. Okay, so sending and side voltage is always greater than receiving and side voltage. Okay, some error and some losses are occurred in transmission line, so receiving and side voltage are also reduced. Okay, so impedance jx by 2 and receiving and side voltage impedance jx by 2. And del is a, what is del? The del is a phase shift means angle between sending end voltage and receiving end side voltage. ओके, इफ़ आप मान लो कि सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और वी एम की मिड साइड वोल्टेज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारा टोटल वोल्टेज आर सेम है मीन्स लॉसलेस है. मान लो एक कि हमारी आइडियल ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पर कोई लॉस नहीं होता. तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, वी एस मीन सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू वी ई रेस टू जे डेल बाय टू मीन्स ई रेस टू जे एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया.
ओके, ई रेस टू मीन्स एक्सपोनेंशियल टर्म, डेल बाय टू मीन्स हमारा बीच में से क्या है, कट गया है, दिखता है वी एम, एम मीन्स मिड वोल्टेज, हमने जस्ट रेफरेंस के लिए लिया है डेल बाय टू। हम पूरा काउंट करेंगे तो क्या होगा, डेल होगा, हम डेल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दिख रहा है क्या है, तो डेल बाय टू, हाफ पोर्शन डेल बाय टू और इधर का हाफ पोर्शन डेल बाय टू। ओके, सो सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस इज इक्वल टू वी ई रेस टू जे डेल बाय टू, और हमने आपको पता है कि वी ई रेस टू जे डेल बाय टू, इसमें क्या है, दो टर्म आते हैं, एक रियल टर्म और एक इमेजनरी टर्म। रियल टर्म क्या है, कोस डेल बाय टू, और इमेजनरी टर्म जे साइन डेल बाय टू। और उसी तरह हम रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज में कैलकुलेट करेंगे, वी आर इज इक्वल टू वी ई रेस टू माइनस जे डेल बाय टू इज इक्वल टू वी कोस डेल बाय टू माइनस जे साइन डेल बाय टू। ओके, दोनों ही पता चल गए। ये ऊपर का है वो सेंडिंग का है और नीचे वाला रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज का है। ओके, यहाँ पर दो टर्म आपको मिल गए, कॉस रियल टर्म एंड जे साइन इमेजिनरी टर्म। ओके, और मिड पॉइंट वोल्टेज वी एम इज एवरेज ऑफ वी एस बाय वी आर, वो बीच वाला वी एम पे वो क्या होगा, एवरेज होगा इस तरह का, और लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ये आपको ये दिख रहा है वी एस और ये वी आर, दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा, मीन्स वी एस प्लस वी आर अपॉन टू, ये दिख रहा है। एवरेज मीन्स क्या, हम गुजराती में बोलते हैं सरेराश, वी एस प्लस वी आर बाय टू। ओके, एवरेज। ओके, सो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस क्या है हमारे पास, ऊपर फाइंड किया है, v इज इक्वल टू कॉस डेल बाय टू प्लस जे साइन डेल बाय टू, हमने वो फाइंड किया था। ओके, कॉस हमारा रियल पार्ट और जे इमेजनरी पार्ट, और डेल बाय टू क्योंकि हमने मिड पॉइंट वाला पोर्शन लिया था इसलिए। सो वी एस का हमने पुट कर दिया, v कॉस डेल बाय टू प्लस जे साइन डेल बाय टू, प्लस वी आर का v कॉस डेल बाय टू माइनस जे साइन डेल बाय टू। ओके, अब हम क्या करेंगे कि v कॉस डेल बाय टू, ओके, तो यहाँ पर जे साइन डेल बाय टू और माइनस जे साइन डेल बाय टू क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में, v कॉस डेल बाय टू। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल होगा, v कॉस डेल बाय टू, तो एंगल 0, यहाँ पर कुछ भी होगा, 30 होगा, 90 होगा, कुछ भी होगा एंगल, तो v कॉस डेल बाय टू होगा। देन आफ्टर लाइन करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ओके, तो सो यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं, दो है, सेंडिंग एंड है और रिसीविंग एंड है, और नीचे रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली इंडक्टेंस ही दिया हुआ है। सो आई इज इक्वल टू वी बाय आर के ज़रिए हम कैलकुलेट कर देंगे, वी कॉस डेल बाय टू प्लस जे साइन डेल बाय टू माइनस वी कॉस डेल बाय टू माइनस जे साइन डेल बाय टू। ओके, ओके, सो यहाँ पर मिल गया वी कॉस डेल बाय टू प्लस जे साइन डेल बाय टू माइनस वी कॉस डेल बाय टू माइनस जे साइन डेल बाय टू। ओके, सो आगे क्या है, हम सब पोर्शन को x के बड़े डिवाइड कर देंगे। सो x के बड़े डिवाइड करने को क्या मिलेगा, जे टू वी एक्स बाय एक्स साइन डेल बाय टू। ओके, और यहाँ पर एंगल कितना है, 90 है। ओके, कितना है, 19 है। ओके, सो एक्टिव पावर कैन बी ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट ऑफ वी एम एंड आई। आपको पता होगा कि एक्टिव पावर पी इज इक्वल टू वी आई होता है, वी एम आई। सो वी एम कितना है, वी कॉस डेल बाय टू इंटू आई कितना है, आपने आगे फाइंड किया ऊपर, टू वी एक्स साइन डेल बाय टू। ओके, सो यहाँ पर वी इंटू वी स्क्वेयर अपॉन एक्स, टू यहाँ टू अंदर होगा, वो कैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन डेल बाय टू इंटू कॉस डेल बाय टू। ओके, सो वी स्क्वेयर अपॉन एक्स एज इट इज़ रहेगा, और हाँ एक मैथमेटिकल का इक्वेशन आता है, टू साइन डेल बाय टू इंटू कॉस डेल बाय टू इज इक्वल टू साइन डेल। वो प्रूव करने यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि टू साइन, वो रहता है ना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका क्या होता है, साइन थीटा होता है।
उसी तरह आपको याद रखने का है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से यहाँ पर 2 sin डेल बाई 2 इंटू कॉस डेल बाई 2 इज इक्वल टू साइन डेल। ओके, सो रिएक्टिव पावर कितना होगा, वी आई साइन फाई, एक्टिव पावर वी आई, सो रिएक्टिव पावर साइन फाई एंड अपरेंट पावर cos phi. Okay, so here q vi sin del by 2, so here v as it is, I कितने फाइंड किया था, 2v अपॉन x साइन डेल बाई 2 इंटू साइन डेल बाई 2। ओके, सो साइन डेल बाई 2 इंटू साइन डेल बाई 2 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2 होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। सो उसके हिसाब से हमने रख दिया 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस डेल हो जाएगा। इतना आ गया हमारे पास। सो हमने फाइंड कर दिया एक्टिव और रिएक्टिव पावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सो कन्वेंशनल कंट्रोल मैकेनिज्म आता है यहाँ पर। सो आगे हमने देखा कि फ्लो पावर इन एसी सिस्टम एंड कन्वेंशनल कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, सो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करो एंड इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके उसका एक्टिव और रिएक्टिव पावर फाइंड करो। तो आपको पता होना चाहिए कि पी इज इक्वल टू वी एम आई के ज़रिए हम एक्टिव पावर फाइंड करते हैं, वी एम आई साइन फाई डेल की वजह से हम रिएक्टिव पावर फाइंड करते हैं, उसका कॉस डेल बाई 2 साइन डेल बाई 2 हम लेते हैं, उसका एक इमेजनरी रियल पार्ट होता है। ओके, सो कंट्रोल मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप के होता है ट्रांसमिशन लाइन में, एसी फ्लो में। तो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। ओके, तो जनरेशन हम क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। सो हम हमारा थर्मल पावर प्लांट होगा कि स्टीम पावर प्लांट या कोई भी हाइड्रो होगा, तो हम क्या कर देंगे, जनरेशन उसका कंट्रोल कर देंगे। तो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल एडजस्ट आउटपुट ऑफ पावर ऑफ मल्टीपल जनरेटर डिफरेंट पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट। तो मान लो कि इस प्लांट में हम लोड की रिक्वायरमेंट घट गई है, तो उसका जनरेशन क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। तो जनरेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इनपुट है वो कम कर देंगे। मीन्स कि हम स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट है तो उसका हम कॉल होगा कोयला, तो हम क्या कर देंगे, उसका कम कर देंगे बॉयलर में, फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, जो हाइड्रो है तो उसका फ्लो ऑफ जेट होता है पानी का, वो हम क्या कर दें, कम कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके हिसाब से हम लोड के अकॉर्डिंग तो हम चल सकेंगे। लेकिन क्या होगा कि हम लोड ही नहीं होगा तो हम पावर जनरेट करते रहेंगे तो हमारा तो कॉस्टली पड़ेगा ना। इसलिए हम ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल करेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स आते हैं और दूसरे एक्साइटेशन कंट्रोल आता है। तो एक्साइटेशन कंट्रोल में क्या होगा कि हम फील्ड एक्साइटेशन है, ऑल्टरनेटर है, डीसी जनरेटर है, तो उसका हम क्या करते हैं कि एक्साइटेशन फील्ड का वो कंट्रोल करेंगे बाय ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या तो ट्रांसफरिंग पावर ऑफ रोटर। अच्छा, हम पढ़ते थे ना कि डिप्लोमा में के या फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिपल बी डबल सब्जेक्ट में कि फील्ड होती है और रोटर होता है कि फील्ड में हम क्या देते हैं, डीसी देते हैं एक्साइटेशन के लिए, लेकिन उस एक्साइटेशन के ज़रिए हमारा फील्ड कट होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सो हम एक्साइटेशन ही कम कर देंगे तो ईएमएफ हमारा कम प्रोड्यूस होगा और इसके हिसाब से हमारा आउटपुट कंट्रोल में रहेगा। ओके, थर्ड नंबर आता है ट्रांसफॉर्मर टैप चेंजर कंट्रोल। अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी पोर्शन होता है, तो इसके हिसाब से हम टैप चेंजिंग करेंगे। आप सब लोगों को पता होगा कि टैप चेंजिंग क्या होता है कि सेकेंडरी साइड में हम क्या करते हैं, टर्न रेशियो लेते हैं कि हमारा जितना टर्न रेशियो हाई होगा उसी हिसाब से हम हायर वोल्टेज मिलेंगे। मीन्स के प्राइमरी साइड में हमारे 30 टन है और सेकेंडरी में टैप चेंजर में 15 टन है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मीन्स घट जाएगा। Means transformer tap changer control is applying for output voltage control. Okay, so provide voltage regulation of transmission line. And fourth number आता है phase shifting transformer. So is created phase shifting between primary and secondary load side. This phase shift control power flow across transmission line. So आप लोगों को पता होगा कि phase shifting होता है फाई, वो क्या होता है कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी लोड साइड।
ओके, सोर्स साइड और सेंडिंग एंड साइड एंड रिसीविंग एंड साइड, दोनों साइड हमारे फेज शिफ्ट होते हैं, उसका कंट्रोल करेंगे तो आउटपुट में हम वोल्टेज कंट्रोल कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो इस 4 मेथड है वो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, एक्साइटेशन कंट्रोल, ट्रांसफार्मर टाइप चेंजर कंट्रोल एंड फेज शिफ्ट कंट्रोल। ओके, और आगे हम देखेंगे कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर उसके शंट कंपनसेशन, उसके बेनिफिट्स और FCTCR TCR सबके वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होते हैं। ओके, तो फैक्स कंट्रोलर के टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, शंट कंपनसेटर, सीरीज कंपनसेटर, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस, वेरिएबल इम्पीडेंस कंट्रोलर बेस, डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, उसके बेनिफिट्स आते हैं। ओके, थैंक सो हियर आई हैव कंक्लूड माय लेक्चर। थैंक यू।